नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम अपनी नई क्लास जो कि आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्रीज की अपनी क्लास है, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के सिद्धांत के बारे में। लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के बारे में का सिद्धांत दिया गया था एक तरीके से, और हड़प नीति को जो अपनाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार लॉर्ड डलहौजी की क्या है हड़प नीति, क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हम एनसीईआरटी को ज़्यादा केंद्रित करते हैं ताकि एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके फंसे। ट्रिक से चीज़ों को सिखाया जाता है, मैप से सिखाया जाता है। तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते भाई, आप लोग शेयर कीजिएगा और नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को अपनी पहली स्लाइड के साथ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति क्या है, इसको समझते हैं। 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी का काल ब्रिटिश काल। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर चल रहा। तो 1856 से 1848 लगभग 8 साल तक लॉर्ड डलहौजी क्या रहा था, भारत का गवर्नर जनरल था। कह सकते हैं कि एक जो कांड किया था ना, जो चिंगारी लगाई थी 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसकी चिंगारी इस लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लगाई गई थी। इसका जो सिद्धांत था हड़प नीति, किसी भी राजा का किसी भी राजवंश का किसी भी विरासत को ये हड़प लेता था। कोई भी रियासत थी उसको हड़पने का काम कर लेता था। मान लीजिए किसी का लड़का, डायरेक्टली कोई लड़का नहीं है, उसने गोद लिया है तो उसको हड़प लेता था। ठीक, तो चाचा या भतीजा कोई मतलब राजा नहीं बनेगा, उसका लड़का ही होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये हड़पने में माहिर था, वह बहुत ही सक्रिय प्रशासक था लॉर्ड डलहौजी। उसने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। इस नीति के को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे चूक का सिद्धांत। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है, चूक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में भी लिख देता है कभी कभी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दिया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत ये भी लॉर्ड डलहौजी, और हड़प नीति ये भी लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि अंग्रेजों का इस नीति को भारतीय रियासतों पर लागू करने का एक ही उद्देश्य था कि उन्होंने इस नीति के द्वारा भारतीय रियासतों को हड़पना था। अंग्रेज सिर्फ इतना चाहते थे। अंग्रेज़ों का क्या था कि वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। व्यापार करने के लिए भारत में आए, अब धीरे धीरे वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी अब अपना हस्तक्षेप करने लगे थे। तो व्यापार को छोड़ वो अपनी एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी अपना हस्तक्षेप करने लगे और राज्यों को हड़पना उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक, और यही उनका सिद्धांत बन गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी भारतीय रियासतों से सहायक संधि स्वीकार कर ली, जिसमें बहुत सारी भारतीय रियासतों को अपनी मर्जी से सहायक संधि स्वीकार करी थी, जबकि कुछ से अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती यह सहायक संधि स्वीकार करवाई। यह सहायक संधि एक तरीके से भारतीय जो राजवंश थे, भारतीय जो रियासतें थी, उनके लिए सबसे बड़ा कांटा बनकर सामने आई। इस सहायक संधि की वजह से भारतीय रियासतों ने अपनी सेना की जगह अंग्रेजों की सेना को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था, और एक तरह से रियासतें अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गई थी। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल के पद पर थे, तब भारत की राजनीतिक स्थिति यह थी कि कुछ भारतीय रियासतें वह थीं जो अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद थीं। कुछ रियासतें वह थीं जिनसे अंग्रेजों ने सहायक संधि स्वीकार कराई थी, और कुछ रियासतें वह थी जो अंग्रेजों से किसी युद्ध में हारकर अंग्रेजों पर निर्भर थी। यानी कि कुछ को कैसे मिलाया था, कुछ को तो युद्ध में हरा दिया था, इस तरीके से मिला दिया था। कुछ अपनी मर्जी से ही मिल गई थी, कुछ को अंग्रेजों ने अपने चंगुल में बसा लिया था। उस तरीके से इन्होंने क्या है, सहायक संधि का सहारा लिया था। व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत जो भारतीय रियासतें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद थीं और उनको छोड़कर बाकी सभी रियासतें, इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों का कंपनी का साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें
तो अंग्रेजी कंपनी का जो साम्राज्य विस्तार था उसमें युद्ध, सहायक संधि और हड़प नीति तीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्से थे, जिसमें युद्ध को अपना यहाँ पर देखा गया था। जैसे बोल सकते हैं बक्सर का युद्ध हुआ है, तो वो भी यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ है, तो युद्ध का सहारा भी लिया गया। कई जगह सहायक संधियों का सहारा लिया गया, जबकि कई जगह हड़प नीति का सहारा भी लिया गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके तहत स्वतंत्र राज्य, आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य तीन प्रकार के राज्य सामने आते हैं। स्वतंत्र राज्य वो भारतीय रियासतें थी जो अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद थी, जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आश्रित राज्य जो राज्य पहले से मुगल सम्राट या पेशवा को वार्षिक कर देते थे, किंतु अब वे ब्रिटिश सरकार को कर देने लगे थे, अंग्रेजों के आश्रय में या संरक्षण में थे। तो पहले क्या थे, वो पेशवाओं को, ब्रिटिश साम्राज्य को, मुगल सम्राटों को, पेशवाओं को क्या करते थे, अपना कर देते थे, टैक्स देते थे। लेकिन अब वो अंग्रेजों को टैक्स देने लगे और अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगे। ऐसे राज्यों को आश्रित राज्य कहा गया। अधीनस्थ राज्य जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, अथवा जिनको जीतकर ब्रिटिश कंपनी ने पुनः स्थापित किया था, और वह पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन थे। व्यपकत के सिद्धांत के अनुसार भारतीय रियासत में किसी शासक या राजा के बाद अगर कोई अगला शासक या राजा बनता था तो वह उसका पुत्र बनता था, परंतु यदि अगर उस राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो वह राजा किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लेता था और वह गोद लिया हुआ पुत्र अगला राजा बनता था। होता क्या था, मान लीजिए जैसे झांसी की रानी की बात करें तो जो इनके पति थे वो खत्म हो चुके, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया था, गोद ले लिया था अपना लड़का एक, ठीक। तो लेकिन जो लाड डलहौजी था बोला भाई ऐसे नहीं होगा, मतलब आपका खुद का बेटा ही होना चाहिए, तभी आप उसको राजा बना सकते हैं। तो इन्होंने हड़पने का कार्य यहाँ पर किया था। इस पुराने समय से चलती आ रही प्रथा के ऊपर अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति और व्यपकत का सिद्धांत लागू करा था। सबसे पहले तो इस व्यपकत के सिद्धांत के तहत जिन राज्यों ने अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार करी हुई थी, उन राज्यों और या रियासतों के राजा की यदि कोई संतान नहीं होती है तो इस कारण यदि वह राजा किसी बच्चे को गोद लेकर अपना अगला राजा बनाता है तो अंग्रेजी कंपनी उस बच्चे को राजा नहीं मानेगी। उस बच्चे का अधिकार भी सिर्फ राजा की व्यक्तिगत संपत्ति पर होगा, न कि राज्य की संपत्ति पर, और अंग्रेजी कंपनी ही तय करेगी कि वह गोद लिया हुआ बच्चा राजा बनाए जाए या नहीं। दूसरा क्या था कि इस व्यपकत के सिद्धांत के तहत राज्य अंग्रेजों से किसी न किसी युद्ध में हार गए थे और अब वे राज्य अंग्रेजी कंपनी के ऊपर निर्भर थे। यदि वहाँ के राजा की कोई संतान न हो जिसके कारण वह राजा किसी बच्चे को गोद लेकर उसे राजा बनाता है तो अंग्रेज कंपनी सीधा उस राज्य पर पूर्ण कब्जा कर लेगी। ये मतलब पूरा का पूरा क्या था, व्यपकत का सिद्धांत था। अब कुछ समझते हैं। अंग्रेजों द्वारा व्यपकत के सिद्धांत से लिए गए राज्य या हड़पी गई रियासतें: सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849, बगाठ 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856 ईस्वी में। इन रियासतों पर क्या किया था, अंग्रेजों ने व्यपकत के सिद्धांत के अनुसार इनको हड़प लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले सतारा पर किया था जो कि महाराष्ट्र के अंदर थी। तो ये वाला पूरा क्षेत्र इन्होंने महाराष्ट्र का क्या कर लिया था, एक तरीके से इस पर कब्जा कर ही लिया था। सबसे पहले 1848 ईस्वी में जो सतारा पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था उसके बारे में जानते हैं। सतारा को 1674 में छत्रपति साहूजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। इस पर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यपकत के सिद्धांत के तहत 1848 में कब्जा किया गया था। 1848 में उस समय मराठा साम्राज्य के भोसले वंश के राजा शाहजी भोसले सतारा पर शासन कर रहे थे और
राजा शाहजी भोसले की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद अंग्रेजी कंपनी ने गोद लेने की प्रक्रिया में कोई समस्या बताकर यह हड़प नीति सतारा पर थोप दी और सतारा पर कब्जा कर लिया था और फिर इस क्षेत्र को अंग्रेजी कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया था। इसके बाद आता है संबलपुर और जैतपुर। उड़ीसा के संबलपुर राज्य के शासक नारायण सिंह निसंतान मर गए। मृत्यु पूर्व वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सके, इसलिए उनकी विधवा रानी ने शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने सिंहासन पर रानी के अधिकार को अस्वीकृत कर दिया और संबलपुर को तथा बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर राज्य को भी हड़प नीति के आधार पर 1849 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इसके बाद आता है बगाट उदयपुर। बगाट 1850 ईस्वी में, जबकि उदयपुर पर 1852 ईस्वी में अधिकार किया गया। 1850 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में स्थित बगाट राज्य को और 1852 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थित छोटा उदयपुर राज्य के शासकों के निसंतान होने के कारण उनके राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बना लिए गए। झांसी 1853 ईस्वी में। 1817 में पेशवा ने झांसी का राज्य ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। कंपनी ने झांसी के राजा रामचंद्र के साथ एक संधि की और वचन दिया कि झांसी का राज्य राजा रामचंद्र और उसके उत्तराधिकारियों के अधिकार में वंशानुगत चलेगा। किंतु 1843 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। निधन पूर्व उन्होंने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया था और कंपनी ने उन्हें इसकी स्वीकृति भी दे दी थी। किंतु गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने यह निर्णय लिया कि झांसी का दत्तक पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी को संधि याद दिलाई, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा और उसने एक घोषणा द्वारा झांसी को कंपनी के राज्य में मिला लिया था। इसके बाद आता है 1854 नागपुर। नागपुर के शासक राघोजी भोसले का देहांत संतान विहीन अवस्था में हुआ, किंतु मृत्यु पूर्व उसने अपनी रानी को यशवंत राव को गोद लेने की अनुमति दे दी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने रानी को गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी। उसने नागपुर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। यही नहीं, ब्रिटिश कंपनी ने शासक की संपत्ति भी नीलाम कर बेच दी थी। इसके बाद करौली 1855 ईस्वी। करौली राज्य राजस्थान में स्थित था। करौली का राजा नरसिंहपाल पेशवा को कर देता था। नरसिंहपाल का कोई पुत्र नहीं था। नरसिंहपाल के मरने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने करौली को राज्य को हड़प लिया और नरसिंहपाल के मरने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, जो करौली राज्य था उसको हड़प लिया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने संचालकों ने इसके विलय की अनुमति नहीं दी थी। संचालकों का कहना था कि करौली एक स्वतंत्र और सुरक्षा प्राप्त राज्य है। बाद में इसके विलीनीकरण को निरस्त कर दिया गया। 1856 ईस्वी में अवध का विलय भी होता है। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध के नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह थे। तो ये थी हड़प नीति, जिसके कुछ पॉइंट्स थे। लॉर्ड डलहौजी की इस हड़प नीति या बेबकत के सिद्धांत ने भारतीय रियासतों को बहुत हद तक प्रताड़ित किया था, जिस कारण भारतीय रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लग गई थी और बाद में यह 1857 की क्रांति का मुख्य कारणों में से एक बना था। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी कंपनी से भारत की राजनीतिक सत्ता छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी थी, तो उसके बाद 1859 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस हड़प नीति या बेबकत के सिद्धांत को भारत में खत्म कर दिया गया था। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ठीक, तो ये आपने समझा होगा लॉर्ड डलहौजी की क्या थी हड़प नीति। इसके बाद ही
क्या है, लॉर्ड कैनिंग आते हैं और उनके शासनकाल में 1857 की क्रांति होती है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।